ठीक है दोस्तों, जरा देखिए, ये है यूनाइटेड किंगडम 1950 में। 1950 में पूरे यूके में सिर्फ 5 मस्जिदें थीं। आगे बढ़ते हैं 75-76 साल बाद, अब यूके में इतनी मस्जिदें हैं। अब यूके में इतने मुसलमान हैं कि ये मस्जिदें शायद काफ़ी नहीं हैं, इसलिए उन्हें सड़कों पर नमाज पढ़नी पड़ती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी देश आमतौर पर हमारी आंखों के सामने इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत से लोग हैं जो इसे नकारते हैं, जैसे कि पियर्स मॉर्गन, जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को बेवकूफ़ कहा जब उन्होंने ये टिप्पणी की थी। वैसे वो और उनके पिता रैंडोल्फ, जो चर्चिल के बेटे हैं, यहाँ आए थे और उन्होंने 6 दिन की जंग को हमारे लिए बहुत सकारात्मक तरीके से कवर किया था। क्या आपको ऐसा कुछ ब्रिटेन में मिलेगा? सही है। ठीक है, समझ गया, ठीक है। तुम साहब ये सच है, ये ब्रिटेन का इस्लामी गणराज्य है। याद रखो, जेडी वेंस ने कहा था कि यूके पहला इस्लामवादी देश बनने जा रहा है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार होंगे। हाँ, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामवादी देश नहीं है, कम से कम कागजों पर नहीं है। कम से कम कागजों पर तो नहीं है। पाकिस्तान में असली इस्लामिस्ट है जो पाकिस्तानी राज्य से बहुत बहुत दूर है। ठीक है, लेकिन पियर्स मॉर्गन की चिंता मत करो। पियर्स मॉर्गन का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हमेशा लोकप्रिय बातें कहते हैं, जितना हो सके वो स्वीकार्य या राजनीतिक रूप से सही बातें कहते हैं। और जब जनता की भावना बदलती है तो वो तुरंत पलट जाते हैं और कहते हैं, ओह माफ कीजिए, मैंने बेहतर सबूतों के आधार पर अपनी राय बदल ली है। तो वो हमेशा कहते रहेंगे, नहीं नहीं, ब्रिटेन में इस्लामीकरण नहीं हो रहा है, तुम नस्लवादी हो, ऐसा मत कहो, ये गलत है, वगैरह वगैरह। जब तक वो उस स्थिति पर टिक नहीं सकते और फिर अचानक कहेंगे, ओह माफ कीजिए, मैंने अपनी राय बदल ली। लेकिन इसे देखिए, तो एक तरफ आपके लोग ये देख रहे हैं, हाँ अब ब्रिटेन ऐसा दिखता है, हाँ इतनी सारी मस्जिदें। दूसरी तरफ आप हर दिन यूके में अवैध प्रवासियों को आते हुए देखते हैं। और ब्रिटेन एक समाज के रूप में अब इस सच्चाई को समझ चुका है कि ये अब कोई षड्यंत्र सिद्धांत नहीं रहा कि मुस्लिम पुरुष जो ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के हैं ने ब्रिटिश लड़कियों को बड़े पैमाने पर फुसलाया और उनका बलात्कार किया, दसियों हजार लड़कियों के साथ। ठीक है, तो अब ये कोई विवाद नहीं रहा। यहाँ तक कि लेबर पार्टी भी मानती है कि ये हुआ था और उन्होंने वादा किया है कि इसकी गहराई से जांच की जाएगी कि इसे किसने नियंत्रित किया, कितने लोग इससे बच निकले, कितने लोगों ने वास्तव में इसे छुपाया, पुलिस बल और राजनीतिक प्रतिष्ठान में कितने लोग इसे छुपाने में शामिल थे, वगैरह वगैरह। मुझे उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन कम से कम ये स्वीकार किया गया है कि ये हुआ था। तो ठीक है, ब्रिटिश समाज अब जाकर इस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है। यही वजह है कि अब ज्यादा से ज्यादा मुख्य धारा के ब्रिटिश लोग इस मिलावट या ब्रिटिश समाज और संस्कृति के दूषित होने के खिलाफ बोलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये मामला अब और गर्म होने वाला है। तो हमारे सामने अगले 10 साल बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ हर दिन हम ऐसी नई कहानियों के साथ उठते हैं। इसे देखिए, अफगान प्रवासियों ने लंदन पार्क में एक महिला को पकड़कर चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया। ब्रिटिश समाज आज इसी हालत में पहुंच गया है। एक महिला बस यूं ही टहलने जा रही थी और सोचिए क्या हुआ, वो दो हवसी मर्दों से टकरा जाती है जो बेहद पितृसत्तात्मक समाजों से आते हैं और उसके साथ बलात्कार हो जाता है। ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, जरा इसे देखिए। मुझे यह साझा करना है, यह एमिली कल्वर हाउस है और मैं समझता हूँ कि वकीलों को अपराधियों का भी बचाव करना पड़ता है, लेकिन यार हद है, हद है। मैंने द लिंकन लॉयर शो देखा है, हाँ मैंने वो शो देखा है। ये मैंने सूट्स शो भी देखा है। मुझे यह भी लगता है कि वकील, यहाँ तक कि डिफेंस वकील भी किसी न किसी तरह की नैतिकता रख सकते हैं। हाँ देखिए इसे, ये एक महिला है एमिली कल्वर हाउस, और उन्होंने उन दो अफगान बलात्कारियों का बचाव किया था और उन्होंने पीड़िता को वेश्या कहा था। ठीक है, खैर यही वजह है कि जनता गुस्सा हो रही है और ब्रिटिश समाज जाग रहा है। इसे देखिए, आयरलैंड में गॉलवे ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल रही एक महिला को दो प्रवासी पुरुषों ने पकड़ लिया, उसे कार पार्क में घसीट ले गए और सामूहिक बलात्कार किया। दोनों पुरुषों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन वे अदालत में अरबी दुभाषिए का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप और कितनी महिलाओं को पीड़ित देखना चाहते हैं? हाँ, इसी वजह से नया IRA गृह युद्ध की धमकी दे रहा है। वे कह रहे हैं कि हर प्रवासी व्यक्ति को आयरलैंड गणराज्य से बाहर निकालो, नहीं तो वे खुद ही मामला संभाल लेंगे। यह बहुत भयानक और डरावना होने वाला है और मैं तो यह भी नहीं सोचना चाहता कि ऐसा समाज कैसा होगा। लेकिन हमने आपको चेतावनी दी थी, हमने आपको चेतावनी दी थी। जब आप अपने समाज में अराजकता लाते हैं तो क्या सोचते हैं कि क्या होगा? इसमें कुछ भी नया नहीं है और हम उनका बचाव नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं, बल्कि हर कोई कह रहा है। कोई भी जिसने कभी इतिहास पढ़ा है वो आपको बताएगा
कि जब आप अराजकता लाते हैं तो यही होता है। इसे देखिए। 3 लड़कियां, 3 13 साल की लड़कियां और एक 13 साल का लड़का। एक लड़का या दो, यही सब वे लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। देखो, ये सब अभी अगस्त में ही हुआ है दोस्तों। अगस्त, ये सब अगस्त का ही है। हम अभी अगस्त का आधा महीना भी नहीं बीता है अभी तक। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब 14 अगस्त है। देखो, ये एक और एक और एक और, तो ये बस होता ही जा रहा है। ये बस रुकता ही नहीं है। अब थोड़ा जूम आउट करो। हाँ, और पूरे ब्रिटिश समाज को देखो तो जाहिर है कुछ लोग हैं जो ये सब देख रहे हैं, जो अपनी संस्कृति, समाज, पहचान और अपने जीने के तरीके का विघटन देख रहे हैं। तो वो कहते हैं, अरे अरे रुको, एक मिनट, कुछ तो सही नहीं है। ठीक है, हमारा समाज अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। ऐसा क्यों है? ठीक है, हमने अपने समाज में बहुत सी बाहरी संस्कृतियां ला ली है। ठीक है, तो आप संस्कृतियों को देखें। ठीक है, क्या हिंदू ऐसा कर रहे हैं? क्या बौद्ध ऐसा कर रहे हैं? क्या चीनी या हांगकांग के लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वास्तव में नहीं। एक खास संस्कृति है। चाहे आपकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, चाहे आप अफगान हो या पाकिस्तानी या सीरियाई या मोरक्कन, सांस्कृतिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, भौगोलिक रूप से ये देश आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वे एक विचारधारा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वो है इस्लाम। और इसके अलावा उस विचारधारा के प्रतिनिधि यानी तथाकथित मुस्लिम प्रचारक या इस्लामी विद्वान। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को इन मुस्लिम विद्वानों के लिए विद्वान शब्द से दिक्कत है, क्योंकि मुझे याद है कि रिचर्ड डॉकिंस ने एक बार कहा था कि विद्वान बनने के लिए आपको एक से ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम विद्वानों ने सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है, कुरान, या सिर्फ एक ही विषय। खैर, और वे लगातार आपको बताते रहते हैं कि हम इस्लाम के इस बंधन से जुड़े हुए हैं। मुस्लिम उम्मत एक ही कौम है, ये एक ही शरीर का हिस्सा है, एक ही चलता हुआ हिस्सा है, और हमें सभी को इस्लामी एजेंडा की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। और यही वजह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड अमेरिका में सक्रिय रूप से शामिल है। वे अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने में बहुत व्यस्त है। और यही चीज ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन में भी हो रही है। तो कुछ लोग जैसे टॉमी रॉबिन्सन या कैली जे इस तरह अपनी संस्कृति के विकृतीकरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यही बात कैली जे ने पिछले यूनाइट द किंगडम रैली में कही थी। देखें उन्होंने क्या कहा। हमारे पादरियों से इस्लाम को बाहर निकालना अभी भी देर नहीं हुई है। कक्षाओं से इस्लाम को बाहर निकालना अभी भी देर नहीं हुई है। हाउस ऑफ कॉमन्स। इस देश के हर एक सरकारी दफ्तर से इस्लाम को बाहर निकालना अभी भी देर नहीं हुई है। और सिर्फ देर नहीं हुई है, बल्कि ये बिल्कुल जरूरी है। अगर हम इस देश को बचाना चाहते हैं तो हमें सत्ता के हर एक केंद्र से इस्लाम को हटाना होगा। आप जानते हैं, उसने अभी अभी इस्लाम कहा, जो कि सिर्फ एक विचारधारा है। कल्पना कीजिए, अगर उसने नाजीवाद, फासीवाद, कम्युनिज्म कहा होता तो सब कुछ ठीक होता। लेकिन क्या हुआ? 2 तुतिया पुलिस। असल में आप जानते हैं, ये ब्रिटिश सत्ता है, ठीक है? जैसे पश्चिम के हर एक शासक वर्ग ने सचमुच पश्चिम को बर्बाद कर दिया है, हर एक ने। यही सब ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। लेकिन हम 5 साल पीछे हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा फायदा है। पॉलिन हैंसन उभर रही हैं, और लोग उतने अनजान नहीं हैं जितने ब्रिटेन के लोग थे। आपको याद रखना चाहिए, आपको उन्हें थोड़ा संदेह का लाभ देना चाहिए। वे पहले लोग थे जो इसके झांसे में आ गए। वे ऐसे थे, हाँ हम सब बराबर है, ये ठीक है, मैं अपने बिल चुका सकता था, सब कुछ ठीक था। ये राक्षस पिछले 20-30 सालों से बढ़ता जा रहा है, और हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें लगा कि जिंदगी अच्छी है। लेकिन फिर अचानक वो राक्षस बाहर आता है और कहता है, अरे मैं इस्लाम हूँ, तुम मेरे धर्म की आलोचना नहीं कर सकते। अरे प्रधानमंत्री टूटी ऐक यहाँ, सदियों पुराने ईश निंदा कानून लागू करो। और फिर अब ब्रिटिश लोग जाग रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं, और IRA गृह युद्ध की धमकी दे रहा है। मेरा मतलब है, ये सब सच है दोस्तों। तो अब ब्रिटिश प्रतिष्ठान ने केली जे किंग को, जो इस समय ब्रिटेन के बाहर है, बता दिया है कि उन्हें यूनाइट द किंगडम रैली में दिए गए अपने बयानों के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। उन्हें सुनिए। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हाय। हाय। इस कमरे में हाँ। सब ठीक है, धन्यवाद। हमारे पत्र का जवाब देने के लिए धन्यवाद। तो हम आपको 2 अलग-अलग जांचों के संबंध में स्वैच्छिक पूछताछ के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। ये लंदन के एक पुलिस स्टेशन में होगा और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, किस लिए?
तो ये दोनों आरोप आपकी यूनाइट द किंगडम रैली से जुड़े हैं। आपकी स्पीच को लेकर एक शिकायत आई है, खासकर उस हिस्से को लेकर जिसमें आपने कहा था कि हमें इस्लाम को हटाना चाहिए हमारी कक्षाओं से। इस्लाम को हमारी बिल्डिंग से बाहर निकालने में अभी देर नहीं हुई है। इस देश के हर सरकारी दफ्तर से इस्लाम को बाहर निकालने में भी देर नहीं हुई है, और इससे भी बढ़कर अब बहुत देर हो चुकी है। अभी देर नहीं हुई है। अगर हम इस देश को बचाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल जरूरी है। हमें सत्ता के हर केंद्र से इस्लाम को हटाना होगा। हे भगवान दोस्तों, उसने सचमुच उस हिस्से को उद्धृत किया। उसने मुसलमान नहीं कहा, उसने इस्लाम कहा। सोचिए अगर उसने ऐसा कहा होता और कुछ, क्या वो नए नास्तिक आंदोलन के दिनों में 2000 के शुरुआती सालों में कितना शानदार था। जैसे ईसाई धर्म, हमें अपने स्कूलों से ईसाई धर्म को बाहर निकालना है। वही मेरे युवा अवस्था के सुनहरे दिन थे। मैं सैम हैरिस, क्रिस्टोफर हिचन्स और रिचर्ड डॉकिंस को सुन रहा था। तब उन्हें पूरी सभ्यता द्वारा सराहा जाता था कि यह नया युग है। हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का युग। हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष बन गए हैं। और अब क्या यही इसका अंतिम परिणाम है? अब एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी कह रहा है कि आपको आकर अपनी सफाई देनी होगी। आपने क्यों कहा कि हमें इस्लाम को अपने समाज या अपने सार्वजनिक भवनों से बाहर करना चाहिए? इसमें गलत क्या है? ये एक बीमार प्राणी की मरती हुई तड़प है। ठीक है। और दूसरी जांच कुछ ट्वीट से संबंधित है। तो ये इससे ट्वीट्स। संबंधित है। 20 तारीख के एक ट्वीट 23 जून, मुसलमानों से ऊब, गैंग अपराध है, आतंकवाद है, संगीत का आनंद लेने वाली छोटी लड़कियों की हत्या है, महिलाओं और लड़कियों के प्रति नफरत है, विशेष अदालतें हैं, यहूदी विरोधी भावना है, नफरत फैलाने वाले उपदेशक हैं, मार्च है, हिंसा है, अजान है, सार्वजनिक प्रार्थनाएं हैं, ईसाई उपदेशकों की शिकायतें, उन अंतराल मैचों के गरीब लोग, दोपहर का खाना छोड़ना, नकाब, स्कूल के बच्चे मस्जिदों का दौरा करते हैं, रमजान की लाइटें, टीवी और सार्वजनिक हस्तियों द्वारा रमजान का संदेश, क्रोलवाद, पश्चिम के प्रति नफरत, महिलाओं के प्रति नफरत, बर्बरता, जबरदस्ती थोपना, सेंसरशिप, ट्वीट करने के लिए खूबसूरत। दोहरी प्रणाली, हमारे संस्थानों पर कब्जा, हम इससे थक चुके हैं। इस्लाम में महिलाओं से नफरत, चचेरे रिश्तों में शादी, बच्चों के साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़ आदि। और 23 जून की एक और ट्वीट। इस दृश्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पीछे की ओर प्रतिगामी उपसामान्य संस्कृति को नहीं दर्शाता। मैं तो इसे अधमानवीय कहता। माफ एक और कीजिए, ट्वीट। कौन सा सीन? वो कौन सा सीन था? मुझे ठीक से नहीं पता कि आप किस सीन की बात कर रहे हैं। हाँ कैसे? हाँ पढ़कर। वे शिया मुस्लिम महिलाएं और पुरुष होंगे। पुरुष नंगे बदन हैं और खुद को पीट रहे हैं जैसे पागल लोग, और महिलाएं जाहिर है उन काले बैग जैसे कपड़ों में घूम रही है। बस यही होगा। इसमें गलत क्या है दोस्तों? इसमें गलत क्या है जानते हो क्या? यही वजह है कि मुझे लगता है कि ये सब बहुत अजीब है। मैं इससे भी बुरी बातें कह चुका हूँ और मैं सोचता हूँ मुझे कब कॉल आएगा। शुक्र है मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। आप जानते हैं अगर मैं इंग्लैंड में रहता तो शायद अब तक मुझे कॉल आ गया होता। मुझे नहीं पता। इससे हमें कुछ पता चलता है। ये हर एक पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र का भविष्य है। अगर वर्तमान दिशा ऐसे ही चलती रही, अगर हमारे क्रांति की दिशा वैसे ही चलती रही जैसे ब्रिटेन में पिछले 25 से 30 साल से चल रही है, तो यही एकमात्र तार्किक निष्कर्ष है। यह ऑस्ट्रेलिया में भी होने वाला है। इसीलिए हमें अभी दबाव बढ़ाना होगा। अभी इस्लाम की खुलकर आलोचना करनी होगी, क्योंकि अगर आप अभी चुप रहे तो वह एंथनी एल्बनीज़ी को और भी साहसी बना देगा, जो वैसे भी पहले से ही वह भी इस्लामोफोबिया की परिभाषा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्यवहार में ईश निंदा कानून ही है। हेट स्पीच उस समय पास हुआ था जब एक इस्लामिस्ट ने 25 ऑस्ट्रेलियनों की हत्या कर दी थी। हाँ, लेकिन किसी वजह से मुझे लगा था कि मैं उसका निशाना बनूंगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यह इतना असंवैधानिक है। आप मुझे कैसे बता सकते हैं? मैं यह नहीं कह सकता कि इस्लाम सबसे बर्बर, अमानवीय, आदिम धर्म है और इसका 21वीं सदी में कोई स्थान नहीं है। आप मुझे कैसे बता सकते हैं? मत कहो। अगर वे मुझे कहते हैं कि आप यह नहीं कह सकते तो दूसरे लोग इसे कहेंगे और ये बस और बड़ा होता जाएगा। तो ये इन लोगों के लिए एक तरह की पेचीदा दुविधा है। वे कुछ कर नहीं सकते। अगर वे हमारे पीछे आते हैं तो वे फंस जाएंगे, और अगर वे हमें चुप नहीं कराते तो भी वे फंस जाएंगे, क्योंकि सच सब कुछ से बड़ा है। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सच है, या मैं इस पर विश्वास करता हूँ। अगर मैं पागल होता और मेरी तरह के लोग बस पागल होते जो ये बातें कह रहे हैं जो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, तो लोग हमारी बात नहीं सुनते। जानते हैं क्या? पॉलिन हैंसन पर 30 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूरे 30 साल तक। आप जानते हैं कि पॉलिन हैंसन पर ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली में मिलावट या उसके दूषित होने को लेकर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? आप जानते हैं किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया?
क्योंकि उस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई दिखने वाला फर्क नहीं था, इसीलिए किसी ने पॉलिन हैंसन की बात नहीं सुनी। लेकिन अब हर कोई कह रहा है, रुको एक सेकंड, मुस्लिम मुस्लिम, एक प्रवासी मुस्लिम, ये क्या है? तो खैर माफ कीजिए, ये थोड़ा लंबा हो गया, ये वीडियो लंबा है, 6 मिनट लंबा, तो मैं यही खत्म करता हूँ। तो खैर दोस्तों, यही सब हो रहा है। आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी। अगर आप अभी नहीं बोलेंगे तो हो सकता है बाद में आपको मौका न मिले, कम से कम बिना सरकार की डराने धमकाने की रणनीति के। मैं एक फुल टाइम कार्यकर्ता हूँ, तो मैं किसी भी सरकार की डराने धमकाने की रणनीति झेल सकता हूँ, लेकिन जाहिर है इसकी एक कीमत होगी और मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, मैं किसी भी वजह से जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा कहना है कि एक फुल टाइम कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये सब झेल सकता हूँ। लेकिन अगर और ज़्यादा लोग ट्विटर पर आ जाएं तो मुझे यह सब नहीं करना पड़ेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, कृपया उस पर आ जाएं और आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी। एकता में शक्ति है, जितना हम एकजुट होंगे उन्हें हमें गिराना उतना ही मुश्किल होगा।